अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं एक बहुत ही खूबसूरत, बड़ी मैजेस्टिक, बड़ी शानदार किस्म की जगह पे बैठा हुआ हूँ। कहने में तो ये एक कैफ़े है, लेकिन शायद ये पहले कुछ और था, लेकिन अब ये खैर एक कैफ़े है। और यहाँ बैठ के मैं पाकिस्तान की बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी मीनिंगफुल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तेज़ी से, उनके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके सामने लाना चाहता हूँ। इस एनालिसिस का ताल्लुक़, इसमें जो की डेवलपमेंट्स हैं, इनका ताल्लुक़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी है, नवाज़ शरीफ और PMLN से भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है, और पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप, जिसको हम उर्फ़ आम में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उससे भी है। लेकिन इन तमाम एलिमेंट्स के अलावा मैं इसमें सोशल मीडिया का में जो जंग हो रही है, सोशल मीडिया में बयानिए की, उसकी अहमियत जो है उसको भी मैं उजागर करूँगा। और मैं शुरू में आउटसेट में कह सकता हूँ कि अगर आप इसकी थीम डिसाइड करूँ मैं इस वीडियो की, तो थीम ये होगी कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द शरीफ जरदारी आसिम रजीम। यानी मोर अप्रोप्रिएटली आप ये कह सकते हैं कि शरीफ जरदारी आसिम अलाइंस जो है वो यहाँ से अब हमें ख़त्म होता नज़र आता है, बिकॉज तीनों की अपनी अपनी किस्म की मजबूरियाँ हैं और ये अलाइंस अब आगे चल नहीं सकेगा। वो क्या वजूहात हैं, क्या साइंस और सिम्टम्स हैं जो हमारे सामने इसके आ रहे हैं, वो मैं एक एक करके उनका आपके सामने जिक्र करता हूँ। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के ज़रिए इस सूरत हाल को वाज़ेह कर सकता हूँ। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी भी जहाज़ की फ़्लाइट न ली हो। अगर आप में से अक्सर वो लोग जो जहाज़ की फ़्लाइट लेते हैं, आपको पता होगा कि जब कराची जहाज़ पहुँचने वाला होता है या इस्लामाबाद पहुँचने वाला होता है या दुनिया में कहीं पहुँचने वाला होता है, तो उससे कोई 30-35 मिनट और कई दफ़ा 40 मिनट पहले पायलट ऐलान करता है कि हम अब डिसेंट शुरू करने वाले हैं टुवर्ड्स न्यूयॉर्क और वाशिंगटन और ह्यूस्टन और व्हाटएवर और लंदन। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का भी जो डिसेंट है वो शुरू हो चुका है, जिसमें लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान के जो की डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने 30 अक्टूबर 2024 से पहले एक नई सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो उन्होंने इख्तियार करनी है। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे यह है कि शरीफ जरदारी और आसिम रजीम जो हैं, वो जो बयानिया और जो कहानी बेचना चाहते थे पाकिस्तानी सियासी ढांचे की, और जो कहानी बेचना जो है वो उनकी मजबूरी थी, उस कहानी को वो बेच नहीं सके। और उस कहानी को ना बेच सकने में जहां इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों की बड़ी उसमें कुर्बानियाँ हैं और बड़ी जद्दोजहद है, वहाँ उसमें सोशल मीडिया के डायनामिक्स जो हैं, यूट्यूब के और ट्विटर के, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बहरहाल मैं अब एक एक करके उन डेवलपमेंट्स की तरफ आता हूँ जिनको मैं साइन सिम्टम्स कहता हूँ, जो पिछले 24 घंटे में अब बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें से देखें, एक पहली इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को देखिए। ये डेवलपमेंट वो है कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी जो हैं, उनका रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान में जो धरना है वो अभी भी जारी है, जहाँ अमीर जमात इस्लामी जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं, वो लियाकत बाग में एक बार फिर एक जलसे से खिताब करते हैं। और उसका तमाम तर फोकस उनका जो है वो बिजली के नर्ख के ऊपर है, और उनका फोकस है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs के ऊपर। और वो कहते हैं कि हमारा धरना, हमारी जद्दोजहद जो है आवाम के लिए, वो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जो है हम इस IPP को ख़त्म नहीं कर लेते। और मुश्किलात भी हैं, इस वक्त बहुत गर्मी भी है, वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटीज़ का भी बड़ा मसला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी मुश्किलात जो हैं वो जारी रहेंगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा सा इंटरव्यू जो है वो रिलीज़ होता है, सामने आता है हमारे, जहाँ जमात इस्लामी का एक वर्कर जो उनकी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा है, वो एक अखबारी नुमाइंदे रिपोर्टर से बात करते हुए उससे बताता है कि पुलिस ने, जब हम लोग आ रहे थे अटक से इस तरफ पिंडी की तरफ, तो पुलिस ने हमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। और फिर हमसे जब पूछा कि आप PTI में हैं, हमने कहा जी हम PTI में नहीं हैं, हम तो जमात इस्लामी में हैं और फ़लाँ किस्म का काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें तरनोल फाटक के करीब कहा, जाए किसी कैफ़े पे बैठे हुए चाय शाय पिएँ, जाएँ, आप आज़ाद हैं। तो फिर रिपोर्टर पूछता है, और ये मैं आपको टुकड़ा दिखाता हूँ यहाँ पे, तो रिपोर्टर पूछता है कि भाई उनका क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का। तो उसमें जमात इस्लामी का वर्कर कहते हैं कि जी उनको उन्होंने अटक के जेल में, या अटक के किले में, अटक के जेल में शायद उनको उन्होंने भेज दिया। इससे आपको क्या पता चलता है, ये टुकड़ा यहाँ पे देखें आप। पुलिस वाले आए, DSP साहब ने कहा जी आप PTI के हैं। मैंने कहा नहीं जी हम PTI के नहीं हैं, हम जमात इस्लामी के हैं। फिर मैंने उनको अपना कार्ड दिखाया, हमारी ड्यूटी है सिक्योरिटी। इधर आगे गए, DSP साहब ने खुद आए, गाड़ी में झांका, उसने कहा जी जमात इस्लामी के कौन कौन हो। मैंने कहा जी ये हम 9-10 आदमी जमात इस्लामी के हैं। PTI वालों को अटक जेल ले गए हैं,
हमें उधर कहते हैं वो तो रोल होटल से चाय माय पिए और घर पे जाएं। मतलब आप लोगों को जमात इस्लामी के जब आपने बताया मैं जमात इस्लामी का हूँ तो उन्होंने आपको कहा आप जाएं जी, आपको छुट्टी है? हाँ, उतार के हमने भी शुक्र किया। नहीं तो जो पीटीआई के 3 लोग 4 लोग थे उनके साथ क्या किया? उनको ले गए आगे, कहाँ लेके गए? अटक गए। इससे आपको ये पता चलता है कि इस वक्त चौधरी निज़ामुद्दीन की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर उन्हें एक एक्सेप्टेबल नैरेटिव, एक्सेप्टेबल बयानियाँ, कोशर रिस्पॉन्सिबल बयानियाँ चाहिए, इसी तरह वो पॉलिटिक्स के अंदर भी एक एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है उसको पैदा कर रहे हैं, जिसका हदफ और फोकस जो है वो उस चीज़ से खासा मुख्तलिफ है जो कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो करना चाहते हैं। और यहाँ पर तमाम इस वक्त डायरेक्शन जो है वो बिजली के नरख ठीक करने में और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs जो हैं उनसे जान छुड़ाने में है। और यहाँ लग ये रहा है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का जो सिस्टम है उसने अब ये फैसला कर लिया है कि हमें इस स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑप्टिक्स पैदा करने होंगे और आवाम को हमें बिजली के जो बिल हैं और ये जो इस वक्त माशी सूरत हाल है इससे हमें उनको रिलीफ देनी है। और उस नतीजे में पहुँचे हैं कि रिलीफ देने का सबसे बेहतर क्विकेस्ट तरीका क्यों, और वो रिलीफ के लिए वो जो हाथ पाँव मार रहे हैं अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरब, चीन, कतर शतर, उसमें से कोई भी इतना इफेक्टिव नहीं है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के अवाम का जो गैज़ो गज़ब बढ़ता हुआ है उसमें कोई रिलीफ दे सकें। इसलिए अब उनका फ़ैसला ये है कि हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के ऊपर ऐसा प्रेशर डालें कि उनसे एक नया अरेंजमेंट या नई डील जो है वो हम नेगोशिएट कर सकें, जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान के आवाम को एक रिलीफ जो है यहाँ पे दे सकें। मेरे इस आर्गूमेंट को और एनालिसिस को जो चीज़ स्ट्रेंथन करती है वो है कि गुज़श्ता 24 घंटों में हाफिज़ नईम की जद्दोजहद तो अपनी जगह पे है ही सही, उनका धरना अपनी जगह पे, लेकिन गौहर एजाज साहब ने जो पाकिस्तान की कारोबारी हलकों की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शख्सियत हैं, जो एक से ज़्यादा दफ़ा मेरा ख्याल है कि अपटमा के चेयरमैन रह चुके हैं, इलेक्ट बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के, और हमेशा पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमतों के वो करीब रहे हैं, बहुत हरदिल अजीज़ हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, और मेरा ख्याल है कि लाइफ पैट्रन भी हैं वो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन अपटमा के। बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत डिसेंट और बड़े पैट्रियाटिक आदमी हैं, और इसके अलावा वो ट्रेड मिनिस्टर भी रहे केयर टेकर सेटअप पे। उन्होंने 24 घंटे पहले मेरा ख्याल है कि 27 तारीख को उन्होंने एक बड़ा मानखेज़ ट्वीट किया, जिसमें पहले भी कुछ इसकी शुनीद खबर थी, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बहुत जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जा रहे हैं और हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के ख़िलाफ़। और उनका कहना है कि पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग जो हैं, जो 24 करोड़ लोग हैं, उनके हकूक़ इन 40 फैमिलियों से जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से फ़ायदा उठाते हैं उससे ज़्यादा अहम है। जहन में रखिए कि नईमुर रहमान साहब भी, डॉन और ट्रिब्यून में कॉलम लिखने वाले लोग भी, और गौहर एजाज साहब भी ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कोई बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल कंसर्न्स नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर 75 से 80% पाकिस्तानी सरमायाकार हैं। जहन में ये भी रखिए कि चूँकि इसका आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था, 1993 की उनकी पॉलिसी है, इसके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो या तो इन सियासी जमातों के अंदर हैं या इनके सपोर्टर्स बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान की सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी कोई बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की बेनिफिशरी वो नहीं है, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा गया। ये वो पॉलिसी है जिसमें आप कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं और बिजली इतनी बनाते नहीं हैं जितनी आपको पेमेंट जो है वो करनी पड़ जाती है। और अगर पाकिस्तान के माशी मसाइल से जो कमर टूटी है उसमें अगर आप किसी सिंगल इंग्रेडिएंट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करें तो उसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बहुत ही नुमाया तौर पर आपको नज़र आते हैं। लग ये रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हुकाम जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमें कोई ऐसे हालात पैदा करने हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट तो हम ख़त्म नहीं कर सकेंगे, इसमें सॉवरेन गारंटीज़ दे दी गई हैं जो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, लेकिन हमने कोई ऐसे हालात पैदा करने हैं जहां हम इन पाकिस्तानी सरमायाकारों से जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ के तहत कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इनको हम मजबूर कर दें हमें बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन देने के लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को ऐड कर दें जो गुज़िश्ता 24 घंटों में होती। पेट्रोलियम मिनिस्टर जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, पता नहीं क्यों पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो आ गए, अच्छा भला वो अमेरिका और मिडिल ईस्ट के दरमियान में एनर्जी की कंसल्टिंग वगैरह करते थे, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, शरीफ ख़ानदान के। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने इस कैपेसिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की 2 थीम्स थी। एक उनकी थीम ये थी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जमात जो है उससे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी उनकी प्रिंसिपल थीम जिसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हम इनसे बातचीत करने को तैयार हैं बावजूद इसके
कि इन्होंने मई 9 किया, नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर इन्होंने हमला किया, इन्होंने बहुत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की और करवाई। और यह है कि इस वक्त की पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, जिसको हमने ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है शरीफ जरदारी हुकूमत ने, वो अगर ठीक नहीं हो पा रही है, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ इस पूरे प्रोसेस के अंदर रखना अंदाजी कर रही है। हम ये कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे, हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? तरक्की का पहिया जाम करेंगे। अब ये डेवलपमेंट इस लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ 3-4 दिन पहले आखिरी दफ़ा जनाब अता तारड़ साहब ने ग़ालिबन दूसरी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये अफर्म किया, अयादा किया, लोगों को यकीन दिलाया, मीडिया को, कि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है सूरी तौर पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मई 9 की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना होगा और अभी सिर्फ अपने एलाइज़ जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ कुछ बाकी इस हवाले से बातचीत करनी है, कंसेंसस पैदा करना है, लेकिन फ़ैसला जो है हो चुका है। एहसन इकबाल साहब की भी एक स्टेटमेंट आपके जहनों में होगी, मेरा ख्याल उन्होंने शायद ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हमें बहुत से लोग ये कहते हैं, बासर शख्सियात के कहती हैं, बिजनेसमैन के कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात, पॉलिटिक्स और बिज़नेस एंड इकॉनमी ठीक ही नहीं हो सकती जब तक इमरान खान को 5 साल के लिए जेल में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब और फिर 1 महीना पहले आपने देखा कि तकरीबन 3 या 4 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बजट की स्पीच में ये कहा था कि अगर PTI को कोई मुश्किलात हैं तो हम उनका मदावा करने के लिए, उसे एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये अप एंड डाउन, कभी कुछ, कभी एक पोजीशन, कभी दूसरी पोजीशन का जो प्रोसेस है वो गुज़िश्ता कई हफ्तों से PMLN का चल रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो यू टर्न है, इसको यू टी नहीं आप कहेंगे, कि पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मसलसल पोजीशन, अब पेट्रोलियम मिनिस्टर की पोजीशन, यहाँ से अब आपको 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो आपको पता चलता है कि PMLN का कोई भी हाथ सही नहीं पड़ रहा और PTI को बैन करने की जो उनकी ख्वाहिश थी या इरादा था वो अब उस पर कायम नहीं रह पा रहे और कन्फ्यूजन है उनकी टोटल, जिसकी मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं अभी देता हूँ। लेकिन साथ ही आप देखें कि इन्हीं 24 घंटों में खुर्शीद शाह साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी बाअसर शख्सियत हैं और जो इससे पहले कायदे हिज़्ब इख्तलाफ रह चुके हैं, कोयटा में एक प्रेस टॉक करते हुए खुर्शीद शाह साहब ने यह कहा कि इमरान खान की तरफ से जो सिग्नल आ रहे हैं कि इमरान खान अब बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, तो हम इसे वेलकम करते हैं। वो भी मैं बात करता हूँ कि क्या बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ को बैन करना और उससे जान छुड़ाना जो है, उसकी तमाम तर आपको जो डिटर्मिनेशन है इस शरीफ जरदारी रजीम के अंदर, वो आपको ख़त्म होते हुए आपको नज़र आती है। अब ये जो पोजीशन है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की, इसे उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने रद्द कर दिया है, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने, जिस तरह से 1 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब की जो पोजीशन थी उसे उस वक्त उमर अयूब ने फौरी तौर पे रद्द कर दिया था। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने इसका फौरी तौर पे जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की बात बड़ी गैर सीरियस है, मज़क्का खेज़ है। एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लीडर्स को, उनसे रिलेटेड मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, उन्हें जेल में मारा पीटा जा रहा है, ज़दोकूब किया जा रहा है और हर किस्म की जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। और दूसरी तरफ से ये हमसे टॉक्स की और एंगेजमेंट की बात करते हैं और यकीनी तौर पर ये सीरियस नहीं है। और उन्होंने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने मई 9 के हवाले से जिस किस्म की ज़ुबान और अल्फाज और इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, उस पर भी बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को बड़ा एतराज़ है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और PMLN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत करने के लिए सीरियस हैं? एज़ पर माई एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एनालिसिस मुझे ये बताता है कि PMLN इस अपनी हुकूमत से अब बिल्कुल तंग आ चुकी है। उनको लग रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो जो कुछ कर सकते थे, जितने हथकंडे एम्प्लॉय कर सकते थे, जितने हाथ पांव मार सकते थे इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए, PTI से जान छुड़ाने के लिए, और जितनी मदद उनकी पाकिस्तान की जनरल साहिबान कर सकते थे, जितनी मदद उनको अमेरिका से मिल सकती थी, जितनी उनको तवक्कुआत कहीं और से थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ट्राई हो चुकी हैं। मशरक़ वस्ता, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, चीन, तो सारी की सारी ऑप्शंस उनको लगता है कि महदूद हैं और इन ऑप्शंस में से कुछ निकल नहीं रहा। इसलिए वो ख़ुद भी इस हुकूमती ढांचे में से निकलना चाहते हैं। उन्हें एहसास है कि इस हुकूमती ढांचे में उनकी सियासत जो है वो ख़राब हो रही है। इससे जितने फ़ायदे वो उठा सकते थे, केसेस ख़त्म करने के, जायदादें निकालने के, वो सब वो ले चुके हैं। और अगर उनको कोई उम्मीदें थी
कि वो डिलीवर कर सकेंगे, वो नहीं हो पा रहा, तो वो इसमें से निकलना चाहते हैं। लेकिन निकलते निकलते PMLN की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट यह है कि उनको अब एक नया बयानिया या नया नैरेटिव चाहिए। नैरेटिव की जंग जो है वो पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट जंग होती है, और पाकिस्तान में ये सारी कहानी जो ढांचा है ये कोलैप्स इसलिए हो रहा है कि शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है ये कोई मौसर किस्म का बयानिया बना नहीं सका। इनके पास कोई कहानी ही ऐसी नहीं आ सकी जो कहानी ये पाकिस्तान के लोगों को और दुनिया को सुना सकते। अब आप ये देखते हैं कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना ज़ोर खिताबत है वो May 9 के ऊपर रखते हैं, और जितने भी PMLN के लीडर्स बोलते हैं गुज़श्ता कई दिनों से आप उनको देख रहे हैं, उनका तमाम तर जोर जो है वो May 9 के ऊपर है। और वो वहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री अफसरान को, जनरल साहिबान को बार बार ये याद करवाने की कोशिश करते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने दगा किया, उन्होंने रियासत के ऊपर हमला कर दिया, वो May 9 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही बेसिक चीज़ है, थीम है जिसके पीछे अपने आप को वो छुपाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि गुज़श्ता 24 घंटों में एक बार फिर May 9 के नैरेटिव को और बयानिए को एक बहुत बड़ा धचका लगता है, जब लाहौर हाई कोर्ट का एक डिविजनल बेंच में 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान होते हैं, वो एक फ़ैसला देता है, और ये फ़ैसला सुनाते हैं जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब एंड जस्टिस अनवारुल हक पानून साहब। इनफैक्ट मैंने गलत कह दिया, फ़ैसला तो वो पहले सुना चुके हैं 25 जुलाई को। उसका 5 पेज का डिटेल जजमेंट जो है वो मीडिया के सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि किसी किस्म की कोई एविडेंस, ना तो विजुअल, ना ऑडियो, ना रिटन, कोई ऐसी कन्विंसिंग एविडेंस अदालत के सामने प्रोसिक्यूशन नहीं रख सकी जिसकी बेसिस पे ये कहा जाए कि इमरान खान ने May 9 के वाक़यात करवाने को किसी भी तरह से कोई इंस्ट्रक्शन, कोई हदायत दी थी, उनको उकसाया था, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रेट किया या उसको किया। ये इस वक्त चौधरी निज़ामुद्दीन का और शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से मुसलसल इनको हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से इस किस्म के सेटबैक्स मिल रहे हैं। क्या उसकी वजह यह है कि जज साहिबान जो हैं वो बहुत हमदर्दी रखते हैं इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से? हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने एक आर्टिफिशियल मसनूई सूरत हाल बनाई, और पुलिस की मदद से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की मदद से, ATC के जजेज़ और मैजिस्ट्रेट्स की मदद से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की मदद से इन्होंने इलॉजिकल, गैर मंतकी किस्म के केसेस बना तो लिए, लेकिन जब हाई कोर्ट्स के लेवल पे एक लेवल ऑफ स्क्रूटनी उसके ऊपर अप्लाई होती है, एक सर्टन लेवल लगाना पड़ता है हाई कोर्ट के जजेस को, एक लेंस अप्लाई करना पड़ता है उसकी रियलिटी को चेक करने के लिए, वहाँ जाके इनका झूठ जो है वो फट जाता है। तो जैसे जैसे इनका झूठ फटता चला जाता है, हर सेटबैक के बाद इनकी पोजीशन जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। जज साहिबान ने वहाँ पर अपने जो 5 पेज के डिटेल डिसीजन में जजमेंट जो लिखी है, ऑर्डर लिखा है, उसमें उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या वजह है कि प्रोसिक्यूशन ने 1 साल के बाद May 9 के केसेस में इमरान खान को गिरफ़्तार किया। 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड इनको हो गया, और इससे बेसिकली जज साहिबान ये कह रहे हैं कि ये एक आफ्टर थाट है। अगर आपने ये फौरी तौर पर किया होता तो फिर आप उनको मई में नहीं तो जून 2023 में कर लेते, जुलाई में गिरफ़्तार कर चुके होते, अगस्त में कर चुके होते, सितंबर में कर चुके होते, नवंबर में कर चुके होते। आप उनको जाके जुलाई 2024 में जाके गिरफ़्तार कर रहे हैं। जहन में रखिए कि 13 या 14 जुलाई को पंजाब पुलिस के 13 सीनियर अफसरान जो हैं वो अडयाला जेल में वारद होते हैं, जहां वो इमरान खान से पहले मिलने की कोशिश करते हैं। इमरान खान कहते हैं वकला के बगैर बात ही नहीं करनी इनसे, मैं इनसे मुलाकात को इनकार करते हैं। फिर गालिबन एक वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान का इंटरव्यू किया जाता है, और फिर जिस तरह से कहते हैं कि चट मंगनी पट बया, फौरी तौर पर 12 केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाती है 15 जुलाई 2024 को। ये वो इकदाम है, और इसको फिर ATC की कॉन्फर्मेशन मिल जाती है। ATC जो है वो 10 दिन का इमरान खान का फ़िज़िकल रिमांड जो है वो दे देती है। 18 जुलाई को इमरान खान इस फ़िज़िकल रिमांड जो है 10 दिन का, इसको लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के सामने चैलेंज करते हैं। अपने ऑर्डर में लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने ये भी लिखा है कि ATC के फ़ैसले को जब उन्होंने नल एंड वॉइड करार दिया तो उन्होंने कहा कि एंटी टेरर कोर्ट का जो फ़ैसला है फ़िज़िकल रिमांड देने का, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से जो हदायत, इंस्ट्रक्शन और तरीक़ाकार वज़ा किया है, ये टोटल उसकी नेगेशन कर दी है, उसके ख़िलाफ़ गई है ATC। तो फैसले को उन्होंने नल एंड वॉइड करार दे दिया है। और इसमें एक और अब चीज़, ये जो डेवलपमेंट है इससे आगे चलें, एक और डेवलपमेंट ऐड कर लें पिछले 24 घंटों की, जो इन डेवलपमेंट्स को ऐड करके मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, जहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं जनाब उमर अयूब साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वो एक रिक्वेस्ट और पटिशन लेकर आए हैं, फाइल कर दी उन्होंने, अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्शन कमीशन, जो बाकी चारों इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके ख़िलाफ़, यानी राजा सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके चारों कोलीग्स के ख़िलाफ़।
जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इनको बरतरफ किया जाए, सैक किया जाए, चूँकि इनकी पोजीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, इन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही बरतरफ कर सकती। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस जो है पीटीआई लेकर आई है और एक ख़ास किस्म के सर्कमस्टांसेस और बैकग्राउंड के अंदर ये केस लेके आई है, जहां मसलसल एक दोबारा से री इलेक्शन की, नए इलेक्शन की बात भी हो रही है, जिसको मैं ज़ाती तौर पे सपोर्ट नहीं करता, मैं उसे एक ख़तरनाक आइडिया समझता हूं, लेकिन बात उसकी ज़रूर हो रही है। और यहाँ पर उनका ये बड़ा ब्रॉड बेस केस है, जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह से फेल हो चुका है। राजा सिकंदर सुल्तान और उनकी कुलीग्स उस तमाम चीज़ों में जो आइन की उनकी जिम्मेदारियां थी, जिसका इन्होंने ओथ यानी कि हलफ उठा रखा था, और उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसे गुज़िश्ता चंद महीनों में ऐसे बहुत से डिसीजंस और फैसले किए हैं, या इन्होंने ऐसे बहुत से इकदाम किए हैं, या इन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम जो एक्शन इन्होंने करने थे वो इन्होंने नहीं किए हैं, जो कि आइन कहता था जो इनके हलफ के नतीजे में इनको करने थे। इसको कहते हैं क्राइम्स ऑफ कमीशन एंड एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड एक्ट्स ऑफ ओमिशन, यानी ओमिशंस भी इन्होंने किए और इन्होंने कमीशन भी किए, जिसके नतीजे में फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले मैसिव प्री पोल रिगिंग हुई, इलेक्शन के दिल में रिगिंग हुई, इलेक्शन के बाद में रिगिंग हुई, और एक इलेक्शन हुआ जो बिल्कुल बेसूद हो गया और इलेक्शन ये कराने में इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है। इसमें ज़हन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने ऑलरेडी, और जो पहले बहस हुई जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब ने बड़ी कोशिश की, वहाँ पर ख़ुद काजी फायज़ ईसा साहब के मानने पे मजबूर हो चुके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का ही जो फैसला था बल्ले वाला 11 या 13 जनवरी 2024 का, उसको मिस इंटरप्रेट किया। ये चीज़ इन राइटिंग में आ चुकी है, और इसके ऊपर आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू भी डाला हुआ। मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि हमें या वो उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको ख़तरे की घंटी उनकी बच चुकी थी। अब ये पिटीशन जो है यहाँ पे आ चुकी है, और फिर ये रिज़र्व सीट्स की बात करती है कि किस तरह से रिज़र्व सीट्स उठा के दे दी हैं। तो मुझे लगता ये है कि इस पिटीशन बहुत लंबी चौड़ी है, इस पर बहुत सी एविडेंसेस दे दी गई हैं, और इसमें शायद वकला जो है मज़ीद एविडेंसेस भी देंगे। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग केस मुझे इसलिए मीनिंगफुल लगता है कि ये ख़ास किस्म की पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और एक चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है उसके दरमियान में ये पिटीशन जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उमर अयूब ने यहाँ पे डाली है। अब मैं चलता हूँ सोशल मीडिया की तरफ और यूट्यूब की तरफ, कि जो सारा पॉलिटिकल कोलैप्स हो रहा है शरीफ जरदारी रजीम का, इसके अंदर पाकिस्तान का और पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ जो सोशल मीडिया है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें ख़ास करके यूट्यूब है, इस वक्त यूट्यूब है जबकि ट्विटर को बहुत बैन किया गया है, इसका क्या रोल है? अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके रोल की तरफ आऊँ, जहाँ पर जब से इमरान खान का मैसेज जो है वो हमारे सामने आया 3-4 दिन पहले कि उमर अयूब ने कहा कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को एक पैगाम भिजवाया है, फिर उसको अलीमा खान ने कन्फर्म किया, उनकी हमशीरा ने, तो ये जो इस पे एक ख़ास किस्म की घमसान की जंग हुई है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, एक राइवल नैरेटिव्स और राइवल वर्जन्स हैं, वो मैं उसकी तरफ चलने से पहले मैं एक ब्रॉडर पिक्चर मीडिया की आपके सामने लाना चाहता हूँ स्क्रीनशॉट्स की मदद से। पाकिस्तान के 3-4 अंग्रेज़ी के जो बड़े अखबार हैं, दी डॉन है, ट्रिब्यून है, दी न्यूज़ इंटरनेशनल है, ये आपके सामने और पाकिस्तान के लोगों के सामने पाकिस्तान के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स का एक एक्सेप्टेबल वर्जन लेकर आते हैं, बिकॉज़ ये हुकूमत के अगर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है तो मैनेज्ड हैं, और इनसे एक कोशर, एक रिस्पॉन्सिबल किस्म का ऐसा नैरेटिव जो पिंडी को एक्सेप्टेबल है वो इनसे सामने आता है। अगर आप इनकी पिछले 24 घंटों की डेवलपमेंट्स के स्क्रीनशॉट और इमेजेस देखें तो आप इसमें देखेंगे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी डॉन का भी देख लें, ट्रिब्यून का भी देख लें, दी न्यूज़ इंटरनेशनल का भी देख लें, तो इसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़बरें अव्वल कई दफ़ा तो होती ही नहीं हैं, लेकिन अगर होती हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे और बहुत सी जो 30 किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें से एक डेवलपमेंट का ताल्लुक़ कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से भी है, यानी ये भी दरमियान में एक चीज़ हुई, किसी अदालत में कुछ हो गया वगैरह वगैरह। यही सूरत हाल पाकिस्तान के जो बड़े टेलीविज़न चैनल हैं जैसे ARY न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़ है, समा है, वो भी अपनी वेबसाइट रन करते हैं। उनकी जो न्यूज़ी वेबसाइट्स हैं वो बिल्कुल अखबारों की शक्ल में थोड़ी थोड़ी देर के बाद ख़बरों को अपडेट करती हैं, तो उनको भी आप देखें तो वहाँ पर भी आपको यही पिक्चर नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बहुत सी होने वाली डेवलपमेंट्स का एक छोटा सा परसेंटेज फ्रैक्शन हिस्सा है। अब इसका एक कंट्रास्ट करें पाकिस्तान के सोशल मीडिया और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स के साथ, जिसको असल में पाकिस्तान के लोग देखते हैं। चूँकि मैं खुद एक पब्लिशर रहा हूँ छोटा मोटा ग्लोबल विलेज स्पेस का, और जब आप एक पब्लिशर होते हैं तो आपके सामने गूगल के तमाम जो स्टेटिस्टिक्स हैं हर न्यूज़ स्टोरी के वो आपके सामने आते हैं, और मैं आपको इंतहाई एहतमाद से ये बात बता सकता हूँ
कि जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं इन तमाम अखबारों की, अंग्रेज़ी की, उर्दू की, इसको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं। हुकूमत को इसका और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से इसकी अदराक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। और ज़्यादातर लोग जब ये डॉन ट्रिब्यून में भी स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो वो जो लॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के अफेयर, नई फिल्में, शादियाँ हो गई, तलाक हो गई, सेपरेशन हो गई, नया सेलिब्रिटी हो गया, नया मेकअप हो गया, लोग उसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो पॉलिटिकल नैरेटिव शेपिंग है वो सारी की सारी जो है वो यूट्यूब से हो रही है। और यही वजह है कि अरबों रुपए जो है पिछले साल 20 अरब रुपए, इस साल मज़ीद 20 अरब रुपए जो हैं और पता नहीं कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं यूट्यूब के बयानिए को कंट्रोल करने के लिए। अब यूट्यूब के बयानिए में देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप ये देखिए कि ज़रा इसको नोट करें कि इवन मुझ जैसे नाचीज़ जिसका छोटा सा यूट्यूब चैनल है और जिसके ऊपर बड़ी मेहरबानी कर रही है फायरवॉल, हर वक्त उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस कंट्रोल्ड यूट्यूब के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की टीम उनकी अचीवमेंट्स के एडवर्टाइजमेंट्स रन करती है। ये मैं छोटा सा टुकड़ा आपको यहाँ पर उसका दिखाता हूँ। 6 अरब रुपए मुफ्त किया गया है। तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत और मुसलसल मेहनत लाजमी है। आपके ताबूत से इंशाअल्लाह हम सुरखुरी होंगे। हुकूमत पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। यानी हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब की अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उसको एहसास है कि अगर आपको लोगों तक पहुंचना है तो उसका तरीका यही यूट्यूब चैनल्स हैं। अब इसमें गौर कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 किस्म की कैटेगरीज़ के कम से कम यूट्यूब चैनल देखे जा रहे हैं। एक वो हैं जो आउटसाइड पाकिस्तान से चलते हैं, जैसे मेरा है, साबिर शाकिर हैं, शहबाज गिल हैं, वजाहत सईद खान साहब हैं, हैदर मेहदी साहब हैं, और भी अगर मैं किसी को भूल गया हूँ वो हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी ये वो चैनल हैं जिनको बहुत हैवीली सेंसर किया जाता है, मसलसल इनका रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है, फायरवॉल का तमाम तर जोर जो है इनके ऊपर है। दूसरे वो चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके ऊपर फायरवॉल की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वहाँ पर वीगो है, वहाँ पे डाला जा सकता है, वहाँ पुलिस से बंदा उठाया जा सकता है, ATC की अदालत के सामने पेश किया जा सकता है, तो वो एक एहतियात से डील करते हैं और वो शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम के ऊपर तो मलबा ज़रूर फेंकते हैं, लेकिन वो चौधरी निज़ामुद्दीन के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ एक्सेप्टेबल, इसमें कोई ख़ास बुराई नहीं है, लेकिन बाकी वो बड़ा नैरेटिव देते हैं। तीसरे वो यूट्यूब चैनल्स हैं जो सरकार और प्रो रजीम है, प्रिंसिपली तौर पर वो शरीफ ख़ानदान को सपोर्ट करते हैं या उनके और जो रजीम का नेक्सस है जनरल साहिबान का, उसको सपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे जो अच्छा, ये जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, इसमें 1 लाख से लेके 5 लाख या 6 लाख तक के व्यूज़ जो हैं, जैसे इमरान रियाज के व्यूज़ 5-5, 6-6 लाख होते हैं, वो इसमें होते हैं व्यूज़। सो जो प्रिंसिपल नैरेटिव शेपिंग टूल्स जो व्हीकल्स हैं वो यही हैं। अब इसमें सिर्फ अगर मंसूर अली खान साहब को आप छोड़ दें, जिनका यूट्यूब चैनल जो है वो शरीफ ख़ानदान और शरीफ रजीम को सपोर्ट करता है, उसके बावजूद खासा देखा जाता है और वो बड़े तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हैं। उसके अलावा जो मज़ीद लोग सपोर्ट करते थे शरीफ डिनेस्टी को, जिसमें जावेद चौधरी साहब, सलीम साफ़ी साहब, अस्मा शिराजी साहिबा और बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, रिडेंडेंट हो गए हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रही है। अब जावेद चौधरी साहब को देखिए, वो सिर्फ ज़िंदगी की अचीवमेंट्स के हवाले से, पैसा कमाने के क्या तरीके हैं, कैरियर में क्या कामयाबी हो सकती है, संघाड़े का तेल कैसे अच्छा होगा और फ़लाँ चीज़ें क्या करनी है, उस किस्म की वीडियोस करते हैं। किसी ज़माने में उनको लाखों लोग देखते थे, आज उनको चंद हज़ार लोग भी एक 24 घंटे में नहीं देखते। सलीम साफ़ी साहब का मैंने चेक किया, उनको पिछले 5 महीने से ग़ालिबन उन्होंने कोई शायद यूट्यूब की वीडियो की ही नहीं है, उनको भी कोई व्यूज़ नहीं मिल रहे। अस्मा शिराजी साहिबा जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, कभी कभी उनको व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप देखें कि वो व्यूज़ उनको तभी मिलते हैं जब वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कोई बात करती हैं, और वो भी बैलेंस ऐसे कर रही हैं कि मुसलसल कह रही हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा खुल के सपोर्ट जो है वो शरीफ ज़रदारी रजीम को नहीं कर पा रही हैं। मंसूर अली खान साहब जो हैं, उनका भी जो तमाम तर व्यूज़ का दारोमदार है, वो तमाम तर फोकस उनका जो है वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे होता है, और जिस दिन उनकी वीडियो का ताल्लुक़ इमरान खान तहरीक इंसाफ से नहीं होता, उनकी वीडियो जो है उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ वहाँ पर नहीं मिलते। सो बेसिक बात क्या हुई, जो हुकूमत का अपना एक मॉडरेटेड मीडिया है, वहाँ से आपको लगता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ कोई एक छोटी सी डेवलपमेंट है, लेकिन जब आप उस जगह पे आते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, जहाँ से सारा पॉलिटिकल नैरेटिव जनरेट हो रहा है, जहाँ एक दिन में मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, लोग देख रहे हैं बहुत, तो वहाँ आपको सारी कहानी इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस द निज़ाम वर्सेस द सिस्टम जो है वो आपको नज़र आती है। अब मैं आपसे फिर स्क्रीन इमेजेस शेयर करता हूँ इमरान रियाज खान के यूट्यूब चैनल्स के पिछले 3 दिन में क्या हुआ, शहाबुद्दीन के क्या हैं यूट्यूब के प्रोग्राम्स, मेरे क्या हैं, शहबाज गिल के क्या हैं, साबिर शाकिर के क्या हैं, और लोगों के क्या हैं, और उसको अगर आप कंट्रास्ट करें मंसूर अली खान साहब से, तो जहाँ तक हम सब लोग जो हैं उन्होंने इमरान खान की जो कम्युनिकेशन या मैसेज की ख़बर है कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को मैसेज भेजा है,
उसको पॉजिटिवली लिया है और उसको देखा है एक पॉलिटिकल पॉजिटिव चेंज की हैसियत से कि सिस्टम में मेल्टडाउन है, यहाँ पर एक सियासी तब्दीली आ सकती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते नज़र आती हैं, वहाँ इसको मंसूर अली खान साहब ने, जो प्रिंसिपली आपको शरीफ फैमिली का एक वर्जन देते हैं, उन्होंने इसको एक इमरान खान को एक बड़े उनको एक बड़ी कमज़ोर सिचुएशन में उन्होंने दिखाया है। और उनके अगर आप टाइटल देखें तो उनको ऐसा लगता है कि बाकायदा उसमें इमेजेस बनाए गए हैं कि इमरान खान ने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, इमरान खान फ़ौज से, जनरल आसिम मुनीर से माफ़िया मांगने के ऊपर आ गए हैं, बुरे उनके हालात हैं, शिकस्त खुर्दा हैं, वो कोलैप्स हो गए। ये एसेंशियल वो ज़रूरत है शरीफ ख़ानदान की, शरीफ ज़रदारी रजीम से ज़्यादा बल्कि शरीफ ख़ानदान की रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं कि लोग ये समझें कि इमरान खान जो है अब फ़ौज से माफ़िया मांग के इस्टेब्लिशमेंट से अपनी सूरत हाल को ठीक करना चाहता है। इसमें मंसूर अली ख़ान और शरीफ जो नैरेटिव है शरीफ डिनेस्टी का, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है टूवर्ड जनरल आसिम मुनीर, वो किसी वैक्यूम के अंदर नहीं हो रही, बल्कि वो एक टू वे कम्युनिकेशन है जिसमें इमरान खान ने एक मैसेज ऑन डिमांड जनरेट किया है। जिस तरह से आप मीडिया में एक टर्म सुनते हैं वीडियो ऑन डिमांड, VOD, इसी तरह से ये मैसेज ऑन डिमांड है एक कम्युनिकेशन के नतीजे में, जहां जनरल आसिम मुनीर उनकी पुलिस की रिक्वायरमेंट ये है कि इमरान खान कोई एक्सेप्टेबल सेफ पैसेज जो है प्रोवाइड करे, और इमरान खान उसके अंदर देख के एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। अब मेरा लास्ट कमेंट इसके ऊपर, कोई भी पॉलिटिकल ढांचा सस्टेन नहीं किया जा सकता अगर आप उसके बयानिए, उसकी कहानी को बेच ना सकें। ये ढांचा इसलिए कोलैप्स हो रहा है कि शरीफ ज़रदारी रजीम और आसिम अलायंस जो हैं वो अपने कहानी को बेच नहीं सके, और अब उनको इसका एहसास हो चुका है कि ये कहानी उनकी बिक नहीं रही। और 30 अक्टूबर से पहले जब वो समझते हैं कि इंटरनेशनल चेंज आ जाएगी, ढांचा चेंज होगा, वो अपनी एक नई कहानी, नई डायरेक्शन जो है वो इख्तियार करना चाहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं और कह दूं कि एक बहुत बड़ी उम्मीद किसी कोने खुदरे में ये भी थी कि नवाज़ शरीफ साहब हिंदुस्तान से कोई बहुत बेहतर ताल्लुकात जो है वो डिलीवर कर सकेंगे, और बहुत से हिंदुस्तानी अभी भी वाशिंगटन के थिंक टैंक्स पे इस किस्म की बातें करते हैं कि नवाज़ शरीफ ही डिलीवर कर सकेगा। लेकिन जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.25 बरस में, हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA और वहाँ की इंटेलिजेंस और इस्टेब्लिशमेंट ने अंदाज़ा लगा ही लिया है कि नवाज़ शरीफ अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरम्यान में कुछ भी डिलीवर करने की सूरत हाल में नहीं है, बिकॉज उनकी तमाम तर अहमियत ये थी कि वो पंजाब की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। और ये बात अब हिंदुस्तानियों को भी समझ आ गई है कि वो पंजाब की पॉलिटिक्स में कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है इसको एब्जॉर्ब करें। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स, फिर मुलाकात होती है।